कि जिस मुद्दे को लेके अरब कंट्रीज फिलिस्तीन का साथ देते हुए लड़ रहे थे, उसी मुद्दे को अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू खत्म कर दिया गया। उसमें कहीं फिलिस्तीन का जिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जुल्म का जिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जो होलोकॉस्ट हुआ है उसका जिक्र नहीं। अब्राहम अकॉर्ड हो जाने के बाद तो एक तरह से फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता। असल फिलिस्तीनी है जिनको अपना हक चाहिए, जो अपनी जिंदगी का हक चाहिए, उनकी जो अपनी जमीन है वो वापस चाहिए, तो उसको लेने के लिए वो मरता क्या ना करते वाली कंडीशन में है। तो जो हमास का हमला है ये इसराइल इसराइल में भी खास तौर से नेतन्याहू सरकार ने जो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो जुल्म की इंतहा की है, ये उसका नतीजा है। क्या ये मजबूत अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर एक नया ट्रीटमेंट, एक नया एक अकॉर्ड जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, उसके तहत वो तमाम अरब ममालिक जो फिलिस्तीन का साथ देते थे और इसराइल की मुखालफत करते थे, यानी उन्होंने आज तक इसराइल को एज ए मुल्क तस्लीम नहीं किया, उनको उस जाल में लाने के लिए एक अब्राहम अकॉर्ड डिजाइन किया गया। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड का मतलब था कि वो इसराइल को न सिर्फ मान्यता देंगे बल्कि इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे, अपने कारोबारी ताल्लुकात बहाल करेंगे और पीस ट्रीटी साइन करेंगे और एक दूसरे की दिफा का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। और वो यहाँ तक अमेरिका कामयाब हो गया कि दबाव डाल के उसने जो मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज का जो सबसे ताकतवर मुल्क है, यानी यूएई से अरब इमारात कहते हैं, उससे उन्होंने साइन करा लिया, बहरीन से साइन करा लिया, मिस्र चूंकि 1973 में ही उनके साथ एक ट्रीटी में है और जॉर्डन के साथ भी उनके उनके रिलेशन है और टर्की के साथ उनके पास शुरू 48 से उनके सिफारती ताल्लुकात हैं। अब सिर्फ एक मुल्क बच गया था, सऊदी अरब। सऊदी अरब चूंकि उस पर अमेरिका का पूरा पूरा दबाव है और सऊदी अरब के साथ भी अब अभी इसराइल का अब्राहम अकॉर्ड साइन ही होने वाला था। अब आप ये देखिए कि जो भी हुआ था, कुछ अभी दौरा भी हुआ नियोम में, जहां तक खबरें आई थी कि नियोम में इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू भी गए, जो नियोम सिटी बन रहा है, और वहां की भी खबरें आई और वहां इनकी दोनों की मुलाकात हुई, एमबीएस की और नेतन्याहू की। यानी यहां तक बात थी कि बस ये सिर्फ साइन ही होने वाला है। अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेके अरब कंट्रीज फिलिस्तीन का साथ देते हुए लड़ रहे थे, उसी मुद्दे को अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू खत्म कर दिया गया। उसमें कहीं फिलिस्तीन का जिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जुल्म का जिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जो होलोकॉस्ट हुआ है उसका जिक्र नहीं। तो जाहिर बात है कि फिलिस्तीनियों को भी लगा कि अब तो हमारा कोई नहीं है। और आखिर जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो उन्हीं के जो अजदाद हैं, न्यूटन उनका एक रूल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, यानी कि एवरी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप जुल्म ढाते रहोगे तो एक दिन उसकी प्रतिक्रिया आनी थी। तो जो हमास का हमला है ये इसराइल इसराइल में भी खास तौर से नेतन्याहू सरकार ने जो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो जुल्म की इंतहा की है, ये उसका नतीजा है। कोई रास्ता नहीं बचा था। अमेरिका ने और अमेरिका के तमाम इत्तेहादी, चाहे वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या और यूरोपियन मुल्क हो, वो देखिए आज भी इसराइल के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसी सूरत हाल बना दी। और सबसे बड़ी बात यह कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों में ही डिवीजन कर दिया, यानी फिलिस्तीन में हमास और पीएलओ में डिवीजन हो गया। वेस्ट बैंक को तो इसराइल सपोर्ट करता था, हमास को सपोर्ट नहीं करता था, जबकि हमास भी गाजा में बाकायदा इलेक्शन जीतकर एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास आया। तो वो आतंकी कैसे हो गए? जब उन्होंने वहां की हुकूमत, वहां के अवाम की तायद हासिल करके हासिल की है, तो वो आतंकवादी कैसे हो गए? वो तो बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इसराइल उनको, चूंकि इसराइल से वो आंख में आंख मिला के बात करते हैं, इसलिए इसराइल उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आतंकवादी हो जाए। इसी तरीके से इन्होंने जब दोनों में डिवीजन करा दिया, फिलिस्तीन में ही आपस में डिवीजन कराया, तो जो जो असल फिलिस्तीनी है जिनको अपना हक चाहिए, जो अपनी जिंदगी का हक चाहिए, उनकी जो अपनी जमीन है वो वापस चाहिए, तो उसको लेने के लिए वो मरता क्या ना करते वाली कंडीशन में है। अब्राहम अकॉर्ड हो जाने के बाद तो एक तरह से फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता। कौन बात करता? खुद फिर तो इसराइल जिस तरह से जुल्म सीने पे चढ़ के कर रहा है और कहता है कि ये अभी जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है कि पूरे 22-23 लाख लोगों की वो हवा पानी बंद करने को तैयार है, फिर तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद तो उसके पास बाकायदा लाइसेंस भी होता कि देखिए मैं पूरे इलाके में शांति है, कोई मुल्क मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, इन सब से हमारे ताल्लुकात हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। और उनको कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया जाता है फिलिस्तीनियों को। आज कम अज कम जो भी हादसा हुआ है, इस हादसा अच्छा नहीं है। इंसानी जाने कहीं भी जाए, चाहे इसराइल का कोई सिविलियन जहाँ बहक होता है, चाहे वो फिलिस्तीन का होता है, लेकिन इंसानियत का कत्ल होता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी इंसानियत,
यानी 23 लाख यहाँ हैं और तकरीबन तकरीबन 40 लाख फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में। तो आखिर इनका 70-80 लाख फिलिस्तीनियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो कम से कम इस हंसाने के बाद इसराइल की जो जारहाना और जो गासिबाना जो पॉलिसीज थी वो दुनिया के सामने आई हैं। और एक और दुनिया का चेहरा लोगों के सामने आया है, वो ये कि ये जो तमाम इत्तेहादी हैं इसराइल के, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, आज इनका काला चेहरा सबके सामने आ गया। क्या इनको ये नहीं इसराइल को कहना चाहिए? अगर हमास के हमले में अगर 1000 या 1200 या 1500 इसराइली मारे गए, वो एक आतंकवादी हमला है, तो अब जो इसराइल कर रहा है वो क्या है? वो बाकायदा ऐलानिया ये बात कहता है वहां का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल का, कि हम 23 लाख लोगों का पानी, बिजली, दवाई, रास्ता सब कुछ बंद कर देंगे। और उनको कहता है ये ह्यूमन एनिमल है, इंसानी जानवर है, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। तो ये कौन से सभ्य समाज का, कौन सी सिविलाइजेशन का हिस्सा है? अच्छा, एक बात बताइए। देखिए, फिलिस्तीन और इसराइल जो इशू है ये आज का इशू नहीं है। ये 1948 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हो रहा था, उस वक्त जो फिलिस्तीनियों की जगह छीन कर एक ज्यूज स्टेट यानी एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना ज़बरदस्ती की गई। और बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने उनका डिवीज़न डिक्लेयर किया कि भाई 57% पे ज्यूज रहेंगे और बाकी पे फिलिस्तीन रहेंगे। यकीनन वो अरबों को, फिलिस्तीन को वो भी मंजूर नहीं थी। और उसके बाद जो जुल्म का सिलसिला है जो इसराइल या ज्यूज की तरफ से, और उसमें दुनिया की जो आलमी ताकतें थी उस वक्त, अमेरिका खास तौर पर, उनका जुल्म का सिलसिला शुरू होता है। 1948 में तकरीबन 7.5 लाख फिलिस्तीनी बेघर किए गए, हजारों की तादाद में मारे गए, जिसको नकबा कहा जाता है। इसे नकबा डे 15 मई 1948 को बाकायदा ऑब्जर्व किया जाता है। और वो उस बात की याद दिलाता है इस दुनिया को कि किस तरह से एक आलमी ताकतें किसी गरीब फिलिस्तीनी मुसलमानों को पे जुल्म ढा रही थी। यानी एक होलोकॉस्ट तो वो जो हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ किया जर्मन में, उसको तो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नकबा जो 1948 में हुआ, उसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों फिलिस्तीनी अपनी बेघर हो गए, उनकी जमीन छीन ली गई, उसको हम याद नहीं करते। क्योंकि मीडिया पे जिसका कब्जा है वो आप और हम सब वाकिफ है। उसके बाद फिर 57 की वार हो, 73 की वार हो, या 2005 हो, या 2007 हो, या 18 हो, या 21 हो, या 23 हो, उसी जुल्म की ये तसलसल है, कंटिन्यूटी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उस जमाने में जब अमेरिका इसराइल के बिल्कुल पुष्टपनाही पे है, लेकिन दो ताकतें थी, आलमी ताकतें, रूस और अमेरिका। रूस फिलिस्तीन का साथ दिया करता था, तो अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब के छुप के उसका साथ देता था, या उतना जुल्म नहीं कर पाता। जैसे ही 90s में रूस खत्म हुआ और अमेरिका ऑल इन ऑल हो गया, तो अमेरिका की वजह से इसराइल ने अपने जुल्म और बढ़ा दिए, और जुल्म बढ़ाए, और जो हर साल हजारों या सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे जाते रहे, और उनको धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते उनको एक तरह से जेल जैसे माहौल बना दिया, जिसको ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। गाजा भी दो तरफ से दीवार है इसराइल की, एक तरफ समंदर, समंदर में भी इसराइल है, और एक तरफ मिस्र की दीवार है। इसी तरीके से वेस्ट बैंक में, उसके बाद अमेरिका में जिस तरह की हुकूमतें आती रहीं, और इन्होंने जो जेरूसलम था और मस्जिद अक्सा कंपाउंड था, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। और मस्जिद अक्सा में भी जो मुसलमानों की नमाज और इबादत पे इन लोगों ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, और तरह तरह के इन्होंने जुल्म ढाए। पिछले 4-5 साल में कई मरतबा मस्जिद अक्सा पे पुलिस ने बेरहमी और इंसानी तमाम तकाजों को धता बताते हुए उन पर गोलियां तक बरसाई। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इकट्ठी हो रही थी। उसके ऊपर से